मिशन शक्ति असल में महिलाओं के लिए समर्पित पूरा कार्यक्रम है। आगे विद्यालय में मिशन शक्ति के जो लोगो हैं वो बने हुए हैं, कुछ वहां पर महत्वपूर्ण नंबर लिखे हुए हैं। ये आज हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, वह भी नारी शक्ति नारी पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। तो हमें नारियों की शक्ति को समझना है, उनके बारे में अपनी धारणा बदलनी है ना। जो वर्षों से कुछ चीजें होती आई, महिलाओं के साथ अन्याय होता आया है, उसको हमें क्या है, अपनी सोच बदलनी है, समाज को अपनी सोच बदलनी है। कुछ समस्याओं के साथ महिलाओं को जूझना पड़ता है, इसलिए महिलाओं को विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार वो होते हैं जो पुरुषों को उपलब्ध नहीं महिलाओं को है, कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए, क्योंकि महिलाएं वर्षों से अत्याचार का शिकार होती आई हैं और आज भी हो रही हैं। तो एक तबका ऐसा है जो शोषित रहा है, और आपको अगर विशेष अधिकार हमारा संविधान नहीं देता, समाज नहीं देता, कानून नहीं बनते, तो महिलाओं के साथ आज भी वही अत्याचार हो रहा होता जो वर्षों पहले होता रहा। पता है वो यूनान में तो कई बार दार्शनिक थे, वो ये तक मानते थे कि आत्मा जो होती है पुरुषों के अंदर होती है, महिलाओं के अंदर आत्मा होती ही नहीं। क्या धारणा तो थी है, आज विचार बदले हैं। आज महिला और पुरुष में क्या है, बराबरी है, लेकिन वो बराबरी कानून की दृष्टि में है, समाज की दृष्टि में वो बराबरी नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि जो कानून की दृष्टि में समान है, जो अधिकार हैं वह हमें प्राप्त करने हैं, हमें मिलने चाहिए। और कानून के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए कई बार हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, कई बार हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, तब वह अधिकार मिलते हैं। और उसके लिए हमें जागरूकता होना पड़ेगा, हमें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। आप शिक्षित होंगे तब तो अपने कानून अपने अधिकार मांग सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा अपने अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में, कौन किस चीज के संबंध में हम कानून की शरण ले सकते हैं। आप देखिए, एक पहले प्रथा चल रही थी हमारे बाल विवाह की, बहुत समय तक हमारे देश में रही। राजस्थान का इलाका ज्यादा इससे प्रभावित रहा। बाल विवाह में क्या होता था दुर्गेश, जो बच्चियां 11-12 साल की हुई उनका गौना कर दिया, शादी हो गई। पुराने महापुरुष के बारे में, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो ज्यादातर महापुरुषों की लड़कियों की नहीं, लड़कों का भी बाल विवाह होता था। गांधी जी की उम्र में जो है 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। तो उससे नुकसान ये होता था कि महिलाओं को या पुरुषों को भी पढ़ने का अधिकार तो मिल नहीं पाता था, समय नहीं मिल पाता था, गृहस्थी में फंस गए, सारे काम करेंगे तो डेवलपमेंट कब होगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी आपके ऊपर। तो ये चीज जो है, दहेज प्रथा भी एक ऐसी समस्या है, बाल विवाह की ऐसी समस्या है, तो उसका विरोध हुआ है ना। कई सारे एक्ट बने ऐसे, और आज ये बाल विवाह करना अपराध है। आज शादी की उम्र क्या है, लड़कों की उम्र 21 साल, लड़कियों की उम्र 18 साल है। इससे पहले अगर कोई विवाह करता है तो कानून रूप से अपराधी होगा। अगर आप उसकी शिकायत करते हैं तो पुलिस एक्शन लेगी। या तो आपके माता पिता आपकी जबरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं शिकायत करने के लिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती मेरा विवाह करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे केस हुए हैं, अखबार में आता रहता है, अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो काफी हद तक हालांकि समस्या पर हमने काबू पा लिया है। बाल विवाह पर आसपास देखते हैं कुछ ही केसों में बाल विवाह होते हैं, अन्यथा 18 साल से ज्यादा की उम्र में ही विवाह करते हैं बच्चियों का। देखिए, शिक्षा का अधिकार आज एक संवैधानिक और हमारा मौलिक अधिकार है। 21 का संविधान में परिवर्तन किया गया, ठीक है, उसको जोड़ा गया अप्रैल 2010 से ये लागू है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें सारे बच्चों के लिए 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सभी के लिए शिक्षा निभा रहे हैं। अगर माता पिता नहीं पढ़ाते हैं तो अपने कर्तव्यों का वो हनन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको जानकारी है तो आप प्रेशर भी डाल सकते हैं कि हम पढ़ाई 14 साल तक। उससे पहले आप कोई बाल मजदूरी नहीं कर सकते, बाल मजदूरी निषेध है, इसलिए बाल मजदूरी कानून भी इससे कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और मान लीजिए हम कहते हैं कि 10 साल का बच्चा बाल मजदूरी कर सकता है, वैलिड है, और 14 साल बच्चे की उम्र पढ़ने की, तो ये अधिकार अपने आप ही इसका हनन हो जाता है। मतलब ये है कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री छोड़ेंगे जब तक पढ़ा पाएंगे उसको, इसलिए कानून संरक्षण प्रदान करता है बच्चे के लिए। आप देखते होंगे भट्टो में बच्चे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, सर्च अभियान चलता है, कई बार तो धरपकड़ होती है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है जो लोग उनसे काम करवाते हैं। तो बाल मजदूरी कराना एक प्रकार का अपराध है। कई सारे लोग हुए इसमें, एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, सत्यार्थी का नाम था ऐसे कुछ, तो
तो वो जो है उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया है। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार मिला है उनको। तो दहेज प्रथा ये वो चीज है महिलाओं को प्रभावित कर रही है। दहेज प्रथा है, लड़कियों के साथ शोषण खत्म होता नहीं। शुरू में माता पिता भेदभाव करते हैं लड़की लड़कों में, क्या भेदभाव चलता था, अब भी चलता होगा। लड़कियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लड़कों को, और लड़कियों को जो है सरकारी स्कूल, ये माना जा रहा है कि सरकारी स्कूल खराब होते हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, या यहाँ पे आपकी जो है शिक्षा सस्ती होती है वहाँ पढ़ाते हैं लोगों को, ज्यादा अच्छे में पढ़ाएंगे। कई प्रकार से भेदभाव होते थे। मीना मंच में कार्यक्रम है, उसमें कई ऐसे हमारे वृत्त चित्र दिखाए गए हैं जब भेदभाव होता था कि लड़कों को तो पूरे गिलास भर करके दूध, लड़कियों को आधे गिलास दूध मिलेगा है। घर में कोई चीज खाने की आएगी, लड़कों को पहले मिलेगी, लड़कियों को बाद में मिलेगी। लड़कियां को चाहता है, लड़कियां पैदा हो जाती है, लड़कों को सब चाहते हैं। ये भेदभाव है, आप भी देखते हो कहीं ना कहीं माता पिता की नजर में भी भेदभाव होता ही है। तो अगर धारणा बदल जाएगी, जागरूकता आ जाएगी, तो भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? ऐसा काम करेगी माता पिता को, आपको गर्व हो कि हाँ हमने पढ़ाया लड़की को, पैसा खर्च किया, लड़की ने हमारा जो सिर है वो ऊंचा कर दिया, सफल हो गई। दहेज प्रथा आप जान रहे हैं माता पिता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ रहता था लड़कियों का कि शादी करनी है, लड़की हो गई, उनको लड़की के जन्म से लेकर ही ये हो जाता है कि अब तो बोझ हो गया, आप पूरी जिंदगी इसके लिए पैसा जोड़ो शादी के लिए, तो शादी होगी। इतने अच्छे घर में शादी करनी है, जितना अच्छा लड़का चाहिए उतना बड़ा दहेज चाहिए, आज भी चल रहा है। और दहेज प्रथा कानूनन रूप से अपराध है, आप जान रहे हैं, क्योंकि लड़कियों का शोषण होता था शादी के बाद। अब जितना पैसा मांगा, मान लीजिए माता पिता कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा उनको देने की, तो शादी में डिमांड पूरी कर दी, वहां तक तो ठीक है। लेकिन शादी के बाद जब लड़के वाले प्रताड़ित करते हैं लड़की को कि जाओ अपने बाप से लो की मोटरसाइकिल लेके आ, ये 1 लाख रुपए हमें और चाहिए, ये इतनी जमीन चाहिए, लड़की कहां से लेके आएगी, नहीं है बाप के पास। कई लड़कियां हैं भाई उनकी शादी करनी है तो मारते पीटते है ना। लड़की भी शर्म के मारे अपने घर भी नहीं आती थी, घर पे शिकायत भी नहीं करती, फिर पता चला या तो हम प्रधानमंत्री करके मर गई या उसको प्रताड़ित करके मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। ऐसी स्थिति में दहेज प्रथा कानून बना, और दहेज प्रथा लग जाती है तो लड़के वाले और लड़के पूरे जो है ससुरालिया, सास भी ससुर भी लोग सब जेल के अंदर जाते हैं। इसमें आसानी से जमानत भी नहीं होती, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दहेज प्रथा तो गलत ही है ना एक प्रकार से। अगर दहेज प्रथा खत्म हो जाए तो लड़कियों को माता पिता बोझ समझना बंद कर देंगे ना, कर देंगे ना। तो पैसा तो लड़कों की शादी में भी खर्च होता है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन स्वेच्छा से जो आप उपहार दे रहे हैं, अपनी मर्जी से डिमांड नहीं हो रही है, तो वो दहेज नहीं माना जाएगा, वो दहेज नहीं माना जाएगा, वो उपहार माना जाएगा। अच्छा, घरेलू हिंसा, दहेज के साथ साथ घरेलू हिंसा जैसे छोटी मोटी घरेलू हिंसा होती है, शराब पी करके आदमी मारता है अपनी पत्नी को, पिटाई करता है, या मतलब बहुत प्रकार से प्रताड़ित करा जा सकता है उसको। तो महिलाएं क्या है, पहले पिटती रहती थी चुपचाप, है ना, 2-4 दिन नाराज होकर चली गई अपने भाई के, चली गई, फिर आना तो वही है, फिर कुटती, फिर पिटती। तो अगर वो ज्यादा परेशान हो गई है, पति का रोज का यही ड्रामा हो गया है शराब पी के मारने का, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ बनाए गए हैं एक्ट। पुलिस है, आप फोन करिए, पुलिस तुरंत आपके घर होगी और पति देव की ठोकाई करेगी, ठीक है ना। हमारी गली में ऐसा केस हुआ था, उन्होंने बुला लिया था पुलिस को, और फिर डांट डपट के धूम गए पुलिस वाले, उसके हस्बैंड को। हाँ, लेकिन इसमें गलती दोनों की रहती थी। पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट जो है ये नाबालिग बच्चियों के लिए है, जिनकी उम्र 18 साल से कम, उनके साथ कोई अत्याचार होता है, शारीरिक शोषण होता है, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, तो पॉक्सो एक्ट लगता है और उसमें बहुत कड़ी सजा दी जाती है ना। नाबालिग को तो मतलब ये माना जाता है ना कि उसको बहला फुसला लिया गया, और नाबालिग का बयान अदालत मानती नहीं है। बयान किसका मानेगी, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी, उसकी बात भी विश्वास किया जाए, ठीक है ना। तो पॉक्सो एक्ट भी आपको बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। और स्पेशल है कि सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं। अब ऐसे जरूर नहीं कि आपको पुलिस के पास ही जाना पड़े, पुलिस के बाहर कोई हर समय नहीं जा सकता, तो आपके लिए कुछ नंबर दे दिए, सबके पास मोबाइल हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर है सभी। चाइल्ड लाइन बच्चों के स्पेशल बनाया गया 1098, है ना।
आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आप 1098 में कॉल कर सकते हैं, तुरंत आपको हेल्प मिलेगी। वुमेन पावर, महिलाओं के साथ कुछ होता है 1090 पर वो अपना फोन कर सकती है। 112 तो पुलिस का कॉमन नंबर है, कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है तो 112 पर फोन करिए। अब इतनी दूरी पर पुलिस को लगाया गया है गाड़ी को, आप देखते हैं कि वो 15 मिनट में वहां से उस दूरी को तय कर सके। इतनी दूरी पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है रोड पर, आप हर जगह देख रहे हैं। वो पूरी कॉल लखनऊ जाती है, वहां से भी वापस उनके पास आती है, लोकेशन बताई जाती है, वहां से फोन आया है तो तुरंत जो है आपको हेल्प मिलेगी। दिन हो रात हो 24 घंटे की सेवा है। एक महिला हेल्पलाइन 181 भी है। आप कई सारे नंबर हो गए, जो भी नंबर समय आने पर मिल जाए तो मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके बारे में आप जान रहे हैं ये सब चीजें हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है नहीं? अब जैसे शिक्षा के मामले में है, आप जा सकते हैं पुलिस के पास, जैसे कि नुमान चले गए कि पापा हमें ले जा रहे हैं, लेकिन उसने उल्टा करा, उसके पापा पढ़ने के लिए लेके जा रहे थे उसको, वो कह रहा था मैं नहीं पढ़ूंगा वहां पे, तो पुलिस के पास पहुंच गया, उसको समझाया फिर, है ना? तो वैसे माता पिता आपको भला चाहते हैं, लेकिन कई बार जागरूकता न होने के कारण, ये कानून की जानकारी न होने के कारण वह ऐसा कर जाते हैं जो उनको मालूम नहीं होता। ठीक है ना? उनकी भावना तो अच्छी होती है हालांकि, लेकिन कई बार चीजें गलत भी हो जाती हैं। तो आपको वहाँ कानून हमारी सुरक्षा दे रहा है। परिचर्चा और वाद विवाद में हिस्सा लेना चाहेंगे आप? परिचर्चा ये है कि विमर्श करते हैं, कुछ बातें आप बताइए, कुछ हम बताएंगे आपको महिलाओं के संबंध में। बताइए भाई, ये आज महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है, ये सही है या गलत है? सही है। क्यों सही है? पहले जमाने में धार्मिक शिक्षा चलती थी और धार्मिक किताबों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया, उनकी शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया। कुछ हमें अपवाद मिलते हैं, इसमें कुछ महिलाओं का नाम दिया जाता है पुराणों में भी, ये महिला पढ़ी लिखी थी, ये राजकुमारियां पढ़ती थी, पर जन सामान्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले पढ़ने का अधिकार तो किसी को था ही नहीं, राजकुमार और राजा उनके बेटे पढ़ते थे, उनकी बच्चियां पढ़ती थी। आज जन सामान्य को पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। तो बताइए क्या जरूरी है महिला शिक्षा? लड़कियों की शिक्षा जरूरी है ना? क्यों जरूरी है बताइए, लड़की भी बता सकते हैं क्यों जरूरी है? नहीं पढ़ेंगे तो क्या हानि हो जाएगी? बताओ, कोई बच्चा बताइए, कोई वीडियो शूट हो रहा है, जल्दी बताइए। कि सन्नाटा अच्छा नहीं किसी बात पर, किसी विचार विमर्श पर। मन में जो भी बात है खड़े होकर बताइए, सही बच्चे बताएंगे। अगर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करना जानते हैं तो आपकी शिक्षा कामयाब है, अन्यथा मन की बात मन में रह जाएगी तो कभी कोई आपको ज्ञान समझ नहीं पाएगा। मंच चाहिए होता है अपनी बात कहने के लिए। हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्यों आती हो पढ़ने के लिए? कोई जरूरी नहीं है तो बताओ, बंद करिए कल से पढ़ो। और शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है लड़कियों को, तो बंद करिए कल से स्कूल, खत्म मामला। तुम्हें यही नहीं पता कि क्यों पढ़ना जरूरी है लड़कियों के लिए? क्यों आ रही हो स्कूल बताओ? अरे बताइए भाई, आप स्कूल, अच्छा अपने बारे में बताओ, क्यों आ रही हो स्कूल में पढ़ने के लिए? क्या फायदा है पढ़ने से? क्यों महापुरुषों ने जोर दिया महिलाओं की शिक्षा पर? पुरुषों की शिक्षा पर जोर देते ना, उनको तो कहना ये था लोगों का कि लड़कियों को करना क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना है, बच्चे संभालने हैं शादी के बाद, तो उनको पढ़ाई लिखाई करके होगा कि आज भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? और महापुरुषों ने उससे उल्टा कहा, महापुरुषों ने कहा शिक्षा की जरूरत है। तो बताइए क्या अंतर है दोनों? क्यों कहा उन्होंने कि शिक्षा की जरूरत है? खामोशी, ये खामोशी तो मैं लेट डूबेगी एक दिन। अपने विचार रख सकते हो, बता सकते हो गलत से। कितनी बातें मैंने बता दी, उसके बाद भी आपको बता नहीं पा रहे।